हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और जो है लिंडमैन का 10% का नियम, हम लोगों ने उस पर चर्चा किया था। अब हम आते हैं, अगला टॉपिक हमारा है जैव मात्रा या जैव भार। जैव मात्रा या जैव भार, इसी को बोलते हैं बायोमास। तो जैव भार और जैव मास होता क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र में जो जीवित पदार्थ होते हैं, जैसे जीव जंतु या पौधे होते हैं, और जो कुछ मरे हुए जंतु होते हैं, उन्हीं को शुष्क जीव बोलते हैं। इन्हीं का जो है सकल भार जो है, या उन्हीं की मात्रा जो होती है, उसी को बोलते हैं हम जैव मात्रा या जैव भार, या इसी को जैव पुंज भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोमास। प्रति इकाई क्षेत्र का मतलब, अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जीवित पदार्थ हैं, जैसे जीव जंतु हुए, पौधे हुए, और जो शुष्क जीव, मरे हुए जीव हैं, उनका जो सकल भार है, सकल भार या उनकी मात्रा जो है, उन्हीं को बोलते हैं जैवपुंज, जैव भार। जैव भार क्या होता है? ये ऊर्जा का स्रोत होते हैं। इन्हीं से हम जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं को हम जला के ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये जो होते हैं जैव भार या बायोमास, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिएगा। और इन्हें हम सीधे जलाकर उपयोग कर सकते हैं। इन्हें हम सीधे जलाकर उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं को हम, जो जैव भार या बायोमास है, इन्हीं को हम विभिन्न प्रकार से, चाहे वो ऊष्मीय विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा, जो है हम जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे गन्ने की खोई। तो गन्ने की खोई भी हम जलाकर उससे ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। धान की भूसी, इससे भी हम जलाकर इससे ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ अनुपयोगी लकड़ी है, उनको भी जलाकर हम ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं या ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अनुपयोगी लकड़ी की बात करें तो इसको जो है हम रासायनिक विधि द्वारा चारकोल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो परिवर्तित करने के बाद भी एक जैव ईंधन के रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। चारकोल का उपयोग कहाँ होता है? उससे उसमें ऊर्जा प्राप्त करने में उपयोग होता है चारकोल का। अगला है हमारा जैव भार या बायोमास का मापन कैसे होता है। इसका मापन जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के आधार पर बायोमास का मापन किया जाता है। आगे हम उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है मापन, कितने टाइप के मापन होते हैं। अभी इतना ही जान लीजिए यहाँ पे कि जो जैव भार या मापन होते हैं, उनको किस आधार पर मापते हैं? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर मापते हैं। कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है मात्रा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या भार के रूप में बताया गया है। तो जो हमारी पृथ्वी है, जो समस्त पृथ्वी है, उसका जैव भार क्या है? समस्त पृथ्वी का जैव भार कितना माना गया है? लगभग 320 ग्राम प्रति वर्ष। तो मात्रा किस में मापा जाता है? ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। ये समस्त पृथ्वी का कितना है, मतलब जैव भार है इसका।
सबसे ज़्यादा जैव भार जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जानद क्षेत्र में होते हैं। इसका है 2000 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, वर्षावन क्षेत्र जो होते हैं, जो वो उत्पादकता के लिए से सही स्थान होते हैं, उचित स्थान होते हैं फसलों के उत्पादन के लिए, रहन सहन के लिए। इसीलिए वहाँ की जो जैव भार या जैव मास है वो ज़्यादा है, 2000 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। अगला है हमारा टुंड्रा प्रदेश, अल्पाइन क्षेत्र में जैव भार कितना होता है? लगभग 140 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष होता है। खुले सागर में अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि खुले सागर है तो वहाँ रहन सहन उतना होगा नहीं, वहाँ पे फसल का उत्पादन उतना होगा नहीं, इसलिए वहाँ पे जैव भार जो है उसकी मात्रा कम होती है। जैव खुले सागर में कितना है? 125 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। रेगिस्तानी झाड़ी वहाँ पे 70 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष होता है। रेगिस्तानी झाड़ी है तो वहाँ पर जो लोगों का घनत्व जो है वो कम होता है, वहाँ पर खेती की भी बहुत कम होती है, खेती होने के चांस भी कम होते हैं। अगला है हिमाच्छादित या अति रेगिस्तानी। अति रेगिस्तानी रहे तो बिल्कुल भी कोई नहीं वहाँ पे जाएगा, ना रहेगा। तो इस तरह जो है वहाँ पे जैव भार जो है सबसे कम हो रहा होगा हिमाच्छादित। अगला है पॉइंट, तो आप उत्पादन का मापन। ये भार जो है उसका उत्पादन कैसे मापा जाता है? पोषण स्तर 1 में जो 100 पोषित पौधे होते हैं उनके द्वारा जो है जैविक पदार्थ या ऊर्जा का उत्पादन होता है। उत्पादन किस रूप में होता है? ऊर्जा के रूप में या जैविक पदार्थ के रूप में पौधों द्वारा होता है। तो इसी का हम मापन करते हैं कि उत्पादन किस किस रूप में होता है। तो जो पौधे होते हैं, स्वपोषित पौधे, उनका जो उत्पादन होता है उसको 2 रूप में विभाजित किया गया है। पहला होता है सकल प्राथमिक उत्पादन। सकल प्राथमिक उत्पादन, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, GPP शॉर्ट में बोलते हैं। दूसरा है हमारा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, इसी को बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, NPP। तो उत्पादन को जो है 2 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है सकल प्राथमिक उत्पादन। इसमें क्या होता है? पोषण स्तर 1 में जो 100 पोषित पौधे होते हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा होती है, उन्हीं का जो सकल मात्रा होता है या सकल भार होता है, उसी को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादन, GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। पोषण स्तर 1 में जो स्वपोषित पौधे होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा या जैविक पदार्थ बोल भी सकते हैं, तो उनकी जो सकल मात्रा होती है तो उन्हीं को बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन क्या होता है? जो पोषण स्तर 1 में जो उत्पादक होते हैं, जिन्हें हम पौधे उसके अंतर्गत पौधे आते हैं, पादप जगत आते हैं। तो जो स्वपोषित पौधे होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, जो भी रासायनिक ऊर्जा संचित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जब वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उनमें ऊर्जा संचित रहती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, और वो कुछ ऊर्जा का उपयोग जो है, कुछ कह सकते हैं कुछ जैविक मात्रा का उपयोग वो लोग नहीं, मतलब पौधे जो है श्वसन के दौरान प्राथमिक उत्पादन की जितनी मात्रा का क्षय हो जाता है, उसे जो है हम क्या करते हैं, जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन होता है उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, मतलब उसमें से घटा दिया जाता है। जो भी उपयोग श्वसन में हो रहा है रासायनिक ऊर्जा का, उसको हम सकल प्राथमिक उत्पादन से घटा देते हैं, तो वो हमारा मिल जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। क्योंकि
पौधे जब रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो भोजन का निर्माण करते हैं, उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित हो जाती है। तो और वो कुछ ऊर्जा का उपयोग जो है अपने श्वसन क्रिया में करते हैं, और यही श्वसन क्रिया में जो उपयोग हुआ रासायनिक ऊर्जा है वो हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन से घटा देते हैं, तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन हमें मिल जाता है। याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा संख्या पिरामिड, जिसको बोलते हैं नंबर पिरामिड। दूसरा होता है जीव संख्या या जीव द्रव्यमान पिरामिड। तीसरा जो होता है वो ऊर्जा पिरामिड होता है, एनर्जी पिरामिड। तो पहला जो है संख्या पिरामिड, इसमें चर्चा करते हैं। संख्या पिरामिड जो है इसके नाम से यह स्पष्ट है कि यह संख्या को दर्शाता होगा। तो यह क्या करता है, प्रत्येक पोषण स्तर में जो जीवों की संख्या है उसी को दर्शाता है। जीवों की संख्या को, प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है संख्या पिरामिड। तो हम देखते हैं जो भी खाद्य श्रृंखला है या आहार श्रृंखला है उसमें जैसे जैसे हम पोषण स्तर 1 से 2, 3, 4 बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे हम देखते हैं जीवों की संख्या में कमी आती जाती है, और पोषण स्तर में जीवों की संख्या इसका मतलब घटती जाती है, कमी आती जाती है जीवों की संख्या में। तो संख्या पिरामिड से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो जीवों की संख्या में कमी आती जाती है। संख्या पिरामिड में क्या होता है कि अधिक, और कुछ मामलों में ये संख्या पिरामिड है वो उल्टा भी होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। अगर हम एक वृक्ष तो हम क्या देख कि एक पेड़ है जो उत्पादक है, इसी एक पेड़ पर कई सारे चिड़िया जो होती हैं, पक्षी होती हैं, एक ही पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और यही कुछ ये चिड़िया या पक्षी जो है जब मर जाते हैं तो इन्हें अपघटक जो जीवाणु होते हैं वो अपघटित कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, विलीन कर देते हैं। तो ये इस तरह हम देखते हैं कि जीवों की संख्या तो बढ़ रही है, इसमें जीवों की संख्या बढ़ रही है। तो ये उल्टा पिरामिड हो गया, उल्टा संख्या पिरामिड। हमने क्या कहा था कि अधिकतर जो होते हैं संख्या पिरामिड वो सीधे होते हैं, और कुछ मामलों में जो है उल्टा संख्या पिरामिड होता है। तो इस मामले में जो है संख्या पिरामिड हमारा उल्टा हो गया। अब इसमें हम देखते हैं तालाब पारितंत्र में, तालाब के अंदर जो शैवाल होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उनको जो है छोटे छोटे कीट पतंगे जो होती हैं जल में होती हैं, वो इन छोटे छोटे पौधों को खाती हैं। और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत छोटे छोटे कीट पतंग जो आते हैं, इनको जो है द्वितीय उपभोक्ता मतलब जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो इन कीटों को खाती हैं, और इन छोटे छोटे मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या है जैव संख्या जो है वो घटता जा रहा है, और इसका पिरामिड जो है संख्या पिरामिड वो सीधा है। तो कह सकते हैं कुछ मामले में उल्टा भी हो सकता है, और कुछ मामलों में, अधिकतर मामलों में सीधा ही होता है। उदाहरण से हम समझ गए। अगला पिरामिड है जीव द्रव्यमान पिरामिड, या जीव भार भी कह सकते हैं, जैव भार पिरामिड।
तो इसमें क्या होता है, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव संहति को दर्शाता है, मतलब कुल जीव भार को दर्शाता है प्रत्येक पोषण स्तर पर। खड़ी फसल का जीव संहति किसी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की मात्रा है, किसी समय में दिए हुए पदार्थ की मात्रा है। कोई भी फसल है वो इतने समय में कितना सजीव पदार्थ उत्पन्न कर सकता है, वही उसका जैव भार कहलाता है, मतलब जीव संहति कहलाता है। इसी को हम जो है ग्राम प्रति यूनिट क्षेत्रफल में व्यक्त करते हैं। प्रति यूनिट क्षेत्रफल में कितना ग्राम सजीव की मात्रा है, इसी से हम व्यक्त करते हैं। अधिकतर स्थलीय पारितंत्र में, जो स्थलीय पारितंत्र होते हैं उसमें जीव संहति का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय परितंत्र में जीव संहति का पिरामिड उल्टा होता है। इसको याद रखिएगा। कब सीधा होता है? स्थलीय पारितंत्र में जीव संहति का पिरामिड सीधा होता है और जलीय पारितंत्र में जीव संहति का पिरामिड उल्टा होता है, मतलब जीव द्रव्यमान का पिरामिड उल्टा होता है। अब चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये हमारा है स्थल पारितंत्र। स्थल पारितंत्र में क्या होता है, स्थल पर घास पाए जाते हैं जो उत्पादक बोले जाते हैं। तो ये उत्पादक जो घास है, घास का जो भार है यस तो बहुत ज़्यादा होता है, और इस घास को प्राथमिक उत्पादकता तो ये जो घास होते हैं स्थलीय पारितंत्र में जो घास होते हैं उनको बकरी खाते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और इन बकरी को शेर खाते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता खाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है, इनका भार घटता जा रहा है। अगर पृथ्वी पर हम देखें तो घास का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा है, और फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या इससे कम है घास से। फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या जो है वो तृतीय या द्वितीय उपभोक्ता से कम होता है। अगर हम शेर की संख्या की बात करें तो पृथ्वी पर हम उसको गिन सकते हैं कि कितने शेर हैं, जबकि हम बकरी को नहीं गिन सकते कि कितना इस पृथ्वी पर विद्यमान है, और घास को भी हम नहीं गिन सकते। तो इस तरह जो है जैसे जैसे हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो जैव भार है, जीव द्रव्यमान जो है वो घटता जा रहा है। तो स्थलीय पारितंत्र में पिरामिड जो है सीधा हुआ, और तालाब पारितंत्र या जल पारितंत्र में हम देखते हैं कि इसमें जो शैवाल होते हैं उत्पादक, उनको खाते हैं छोटी मछलियाँ और छोटी मछलियों को खाते हैं बड़ी मछलियाँ। तो यहाँ पर पिरामिड हमारा जो है उल्टा हुआ, जैव द्रव्यमान का पिरामिड उल्टा। शैवाल जो होते हैं वो बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो छोटी मछलियाँ जो है उसको खा लेती हैं, फिर उसकी जगह पर फिर दूसरे शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब इसकी जो समय होती है, समय सीमा बहुत कम होती है इन शैवालों की। फिर वो छोटी मछलियाँ खा लेती हैं, फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। तो इस तरह जल पारितंत्र का जो पिरामिड है वो जल पारितंत्र का जो जैव द्रव्यमान पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, याद रखिएगा। अगला है हमारा ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा की कुल मात्रा
को दर्शाता है, ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा को किस रूप में हम लिख सकते हैं? किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक समय में। प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को हम कहते हैं ऊर्जा, या इसी को व्यक्त कर सकते हैं कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक समय में। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कैलोरी में व्यक्त कर सकते हैं इसको। अगले पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 4 की ओर जाने पर घटती जाती है। ऊर्जा की मात्रा जो है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा की जो मात्रा है वो घटती जाती है। हमने जो है लिंडमैन 10% का नियम पढ़ा था, उसमें जो होती है ऊर्जा जो है केवल 10% ही उसका उपयोग होता है हर पोषण स्तर में और 90% हानि हो जाती है। तो ऊर्जा की सुलभता क्या हो रही है? धीरे धीरे घट रही है। ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें हम देख लेते हैं। अब ये प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, घास स्थल है। ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके जो है अपना भोजन बनाते हैं और कुछ रासायनिक ऊर्जा संचित कर लेते हैं और कुछ ऊर्जा जो है ये अपने श्वसन क्रिया में उपयोग कर लेते हैं। और जो बची हुई उपलब्ध ऊर्जा है वो प्राथमिक उत्पादक के काम आता है। एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है प्राथमिक उपभोक्ता को, और प्राथमिक उपभोक्ता से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है द्वितीयक उपभोक्ता को, और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता को एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम अगले लेक्चर में पर्यावरण से संबंधित सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित जो आंदोलन है उस पर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।